देखिए, हम लोगों ने हिंदी साहित्य को शुरू किया था और हिंदी साहित्य में हम लोग हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से समझे थे और हिंदी साहित्य में हम लोगों ने हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम समझा था कि कौन-कौन सी पुस्तक लगी है। आप लोग को पुस्तक भी दिखाए थे कि नाटक की कौन-कौन सी पुस्तक लगी है, उपन्यास की कौन-कौन सी पुस्तक लगी है और निबंध की कौन-कौन सी पुस्तक लगी है। तो सब कुछ, कहानी की कौन-कौन सी पुस्तक लगी है, वो सब कुछ हम लोग देख चुके हैं और आपको पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस समझा चुके हैं। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है कहानी। देखिए कहानी हम लोग जो पढ़ेंगे प्रश्न पत्र 1 और 2 को मिला के पढ़ेंगे, अर्थात पेपर 1 और 2 को मिला के पढ़ेंगे क्योंकि वो भी हिंदी साहित्य का ही भाग है। देखिए प्रश्न पत्र 1 में जो आता है, प्रश्न पत्र 1 में वो आता है कहानी का इतिहास। प्रश्न पत्र 1 में कहानी का इतिहास आता है और जो प्रश्न पत्र 2 में, उसमें 2 पुस्तकें आप लोग याद रख लीजिए, हो गया 2 पुस्तकें। देखिए सिंपल सा मतलब यह है, 2 पुस्तकें आप लोग को बता चुके हैं। पहला है प्रेम मंजूषा और दूसरा है एक दुनिया समानांतर, इतना याद रखिए। अब देखिए यहाँ सबसे पहला सवाल आता है कहानी क्या है। कहानी क्या है? देखिए कहानी जैसे कि हम लोग बचपन से ही सुनते भी आ रहे हैं और बचपन से ही हम लोग बनाते भी आ रहे हैं बहुत सारी कहानियां। तो हम लोग बचपन में बहुत सारी कहानियां सुने भी हैं और बनाए भी हैं अपने से ना। तो यहाँ पे समझिए क्या है कहानी। देखिए कहानी एक विधा है, कहानी एक विधा है। देखिए कुछ लोगों ने विधा को 2 भागों में बांटा है, कुछ लोगों ने विधा को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राकृतिक। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से उस विधा का अस्तित्व हो। आप लोग समझे मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब से मानव सभ्यता शुरू हुई हो तब से उस विधा का अस्तित्व हो। देखिए और जो दूसरा है वो है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का यहाँ पर सिर्फ इतना मतलब है कि इतिहास के किसी एक कालखंड में शुरू हुआ हो, इतिहास के किसी एक कालखंड में शुरू हुआ हो। देखिए प्राकृतिक का यहाँ सिर्फ इतना मतलब समझिए कि सिंपल सा कि हर काल, हर स्थान और हर समाज, हर काल, हर स्थान, हर समाज में रही हो। प्राकृतिक का इतना मतलब समझिए। अब देखिए प्राकृतिक में नाटक, कहानी और गीत आ जाएगा। अब देखिए आप लोगों को समझाते हैं। देखिए गीत कैसे एक प्राकृतिक विधा है, अच्छे समझिए कि गीत कैसे एक प्राकृतिक विधा है। देखिए गीत का सबसे प्राकृतिक रूप जो है वह है लोरी। देखिए लोरी, अब देखिए लोरी हर समाज के माँ को चाहिए ही चाहिए। लोरी हर समाज के माँ को चाहिए ही चाहिए अपने बच्चों को सुलाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि गीत एक प्राकृतिक विधा है क्योंकि वो यहाँ मिल रहा है ना परिभाषा। हम देखिए कि हर समाज के मतलब हर समाज में हो, हर स्थान में हो, हर काल में हो, तो हर समाज के माँ को चाहिए ही चाहिए लोरी अपने बच्चों को सुलाने के लिए। तो इसलिए गीत प्राकृतिक विधा हुई। अब समझ आ गया। अब देखिए ऐतिहासिक का मतलब यहाँ सीधा से समझिए कि किसी खास काल या किसी खास देश में आरंभ हुआ हो, किसी खास काल में आरंभ। अब देखिए आगे चलते हैं, ये इतना समझ आ गया। अब देखिए देखिए हम लोगों ने जाना कि कहानी एक प्राकृतिक विधा है, वो भी प्राकृतिक विधा कैसे है आप लोग को बढ़िया से बता दिए। अब देखिए हम लोगों ने इतना जान लिया कहानी की एक प्राकृतिक विधा है। अब हम लोग समझेंगे कि ये भी समझेंगे अब कि कथा और कहानी में क्या अंतर है। कथा और कहानी में अंतर। देखिए कथा तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। देखिए पहला है पंचतंत्र, कथा में पंचतंत्र, दूसरा है हितोपदेश और जो तीसरा है वह है जातक कथाएं। जातक कथाएं आप लोग सुने हैं? जातक कथाओं में, जातक जो कथाएं हैं उसमें जातक कथाएं में बुद्ध के बारे में बताया गया है। देखिए जातक कथाएं, जातक कथाएं
इसमें बुद्ध के बारे में बताया गया है। और जो चौथा है वो है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। अब देखिए ये जो कहानियां हैं इनको हम लोग कथा परंपरा बोलते हैं। ये जो कहानियां हैं इतना चारों, इनको हम लोग कथा परंपरा बोलते हैं। ये प्राचीन काल से ही चलती आ रही हैं। ये जो कथा परंपरा है ये प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। तो हम लोग जिस कहानी की बात कर रहे हैं, हम लोग जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो कहानी ये है। ये हम लोग जिस कहानी को के बारे में बात कर रहे हैं वो आधुनिक काल से है। आधुनिक काल से ये जो है प्राचीन काल से ही चलती आ रही है, और हम लोग जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो आधुनिक काल से है। अब देखिए आप लोग को बता दें कि कथा और कहानी में क्या अंतर है। सिर्फ एक बात याद रखिए, कथा और कहानी में सिर्फ नजरिए का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है। कथा में कथा का नजरिया जो है, कथा का नजरिया वो आदर्शवादी नजरिया है, और जो ये कहानी का नजरिया है वो यथार्थवादी नजरिया है। अगर कोई भी पूछता है कि कथा और कहानी में क्या अंतर है, सिर्फ एक बात ध्यान रखना आप लोगों को, सिर्फ इतना बताना है कि सिर्फ कथा और कहानी में दृष्टिकोण का नजरिया है, सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है, नजरिए का अंतर है। बस सिर्फ इतना बताना है आप लोग को कथा और कहानी में कि नजरिए का अंतर है। कथा में आदर्शवादी का नजरिया है और जो कहानी में उसमें यथार्थवादी का नजरिया, सिर्फ नजरिए का अंतर है। अब देखिए आप लोग को बता दें, समझा दें कि दो शब्द हम लोग के लिए नया आया है। एक है आदर्शवाद, आदर्शवाद, और एक है यथार्थवाद, यथार्थवाद। अब देखिए यहाँ पे आदर्शवाद और यथार्थवाद क्या है। देखिए यथार्थवाद का सीधा सा सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि अगर लेखक का उद्देश्य आदर्श की स्थापना करना हो, ऐसे समझिए कि आदर्श की स्थापना करना, मतलब आदर्श की स्थापना करना आदर्शवाद कहलाता है। अर्थात लेखक का उद्देश्य आदर्श की स्थापना अगर करना हो तो वो आदर्शवाद कहलाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि आदर्श की स्थापना करना आदर्शवाद है। और जो यथार्थवाद है उसका मतलब सिर्फ ये हुआ, यथार्थवाद का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यथार्थ का सही रूप प्रस्तुत करना। अब देखिए यथार्थवाद का सीधा सा सिंपल सा मतलब यह है कि यथार्थ का सही रूप प्रस्तुत करना, अर्थात जो जैसे है उसको वैसे ही प्रस्तुत करना। जैसे मान लीजिए मेरा स्वभाव जैसे भी है उसको मैं सही रूप में मतलब प्रस्तुत करूं, मतलब सही, मैं जैसे हूं वैसे ही ठीक हूं, मैं सहज हूं अपने रूप में। इसलिए कि यथार्थ का यही मतलब हुआ कि मतलब जो जैसे है उसको वैसे ही दिखाना, यथार्थ का यह मतलब हो गया। तो आदर्शवाद और यथार्थवाद का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आदर्शवाद सिर्फ इतना समझिए कि आदर्श की स्थापना करना और उद्देश्य होता है, और यथार्थवाद का सिर्फ इतना सा मतलब हुआ कि यथार्थ का सही रूप प्रस्तुत करना, अर्थात जो जैसा है उसको वैसे ही दिखाना, उसमें अपने से कुछ बदलाव ना करना, मतलब जो जैसे है उसको वैसे ही दिखाना। ये हो गया क्या कहते हैं यथार्थवाद, मतलब यथार्थ का सही रूप प्रस्तुत करना, जो जैसे उसको वैसे ही दिखाना, वो यथार्थवाद के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए ये जो है इतना हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय साहित्य में कथा की परंपरा थी। ये चारों जो हिंदी कहानी का, ये हिंदी कहानी के शुरुआती रूप नहीं मानेंगे हम लोग। हम ये मानेंगे कि ऐसे समझिए कि ये चारों जो हैं इन्हें हम हिंदी कहानी का शुरुआती रूप नहीं मान सकते। हम ये मानते हैं कि भारतीय साहित्य में कथा की परंपरा थी। देखिए हम ये मानते हैं कि भारतीय साहित्य में कथा की परंपरा थी, न कि कहानी की, क्योंकि जिस कहानी की हम लोग बात कर रहे हैं वो आधुनिक काल से है। देखिए जिस
कहानी की हम लोग बात कर रहे हैं वो आधुनिक काल से है, और हमारे अतीत में जो हम लोग को मिला है ये मिला है कि कथा परंपरा मिला है। इन्हें हम हिंदी का शुरुआती रूप नहीं मान सकते। बल्कि हम ये मानते हैं कि हमें जो मिला वो भारतीय साहित्य, हमें ऐसे समझिए कि भारतीय साहित्य में हमें जो मिला वो कथा परंपरा है, ना कि कहानी। जिस कहानी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो आधुनिक काल से है। तो अगर हमें अतीत से नहीं मिला, अगर हमें कहानी अतीत से नहीं मिला तो कहां से मिला? तो हमें कहानी पश्चिम से मिला। देखिए, अगर हमें कहानी अतीत से नहीं मिला तो कहां से मिला? हमें कहानी पश्चिम से मिला। इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया, इन सब जगहों पे यथार्थवाद हमसे पहले आ चुकी थी। यथार्थवाद हमसे पहले आ चुकी थी। देखिए, तो हमें कहां से मिली? पश्चिम से मिली। अब देखिए, पश्चिम से मिली, और पश्चिम से मिली। देखिए, एक लेखक है बहुत फेमस है, एडगर एलन पो। एडगर एलन पो, इनकी कहानियां बहुत ही महत्व है। इनकी कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एडगर एलन पो एक अमेरिकी लेखक थे, और ये कुल मिला के 40 वर्ष तक जीवित थे। अर्थात 1809 में इनका जन्म हुआ और 1849 में इनकी मृत्यु हो गई। कुल मिला के 40 साल तक जीवित रहे। अब देखिए, इनकी कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इतनी महत्वपूर्ण थी इनकी कहानियां कि लोगों ने इनकी कहानियां को मूवमेंट कहना शुरू कर दिया। लोगों ने इनकी कहानियां को मूवमेंट कहना शुरू कर दिया, और उस मूवमेंट का नाम है शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट। शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट। देखिए, शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट। अब देखिए, शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट ऐसा आप लोग परीक्षा में भी लिख के आ सकते हैं, या फिर हिंदी में लिख लीजिएगा लघु कहानी आंदोलन। शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट को हिंदी में भी लिख सकते हैं लघु कहानी आंदोलन। अब देखिए, ये एक इनकी जो ख्याति है वो एक और है, ये जासूस टाइप की कहानियां लिखते थे। जासूस टाइप की कहानियां लिखते, इनमें भी इनकी ख्याति बहुत है। अब देखिए, ये मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा कि कहानी और कथा में क्या अंतर है। सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है, नजरिए का अंतर है। कथा में आदर्शवाद का नजरिया है, और जो कहानी में है वो यथार्थवाद का नजरिया है। सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है, नजरिए का अंतर है। और हमें भारतीय साहित्य में कथा परंपरा मिली। जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वो आधुनिक काल से है। हमें अपने अतीत से कहानी नहीं मिली, तो कहां से मिली? हमें पश्चिम से मिली। पश्चिम में हमसे पहले यथार्थवाद आ चुका था। उसके बाद जो फेमस है, जिनका कहानियों का बहुत महत्व है, वो एडगर एलन पो। इनकी कहानियों का बहुत ही महत्व है, और इनके कहानी इतना महत्व है कि लोगों ने मूवमेंट कहना शुरू कर दिया था। तो इनके जो कि मूवमेंट का नाम है शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट नाम है, और इनकी ख्याति एक और है, जासूस टाइप की कहानियां लिखते थे। तो ये हो गया कथा और कहानी में क्या अंतर है, और क्या कहते हैं कि इसमें क्या क्या, मतलब कि कहानी कहां से आया, और फिर कथा। भारतीय साहित्य में कथा की परंपरा बहुत पहले से थी, प्राचीन काल से चलती आ रही थी, जो कि कहानी हमें आधुनिक काल से देखने को मिलता है। अब देखिए आगे, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत विस्तार से आप लोग को बताए हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि कहानी के तत्व। देखिए, कहानी के तत्व। देखिए, आजकल यूपीएससी क्या करता है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कहानी के तत्व के आधार पर इस कहानी की समीक्षा कीजिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन
पूछ लेता है। तो देखिए आज हम लोग कहानी के तत्व को समझेंगे। देखिए कहानी के कुल 6 तत्व होते हैं और ऐसे ही उपन्यास में भी 6 तत्व होंगे और नाटक में 7 होते हैं। नाटक में एक ज्यादा होता है, 6 यही रहेगा, एक मतलब उसमें बढ़ जाएगा, वो भी बताएंगे कि उसमें 7 तत्व कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग जो समझेंगे वो है कहानी के तत्व। देखिए पहला जो है वो है उद्देश्य। पहला है उद्देश्य और जो दूसरा है वह है कथानक और कथा वस्तु और जो तीसरा है पात्र या चरित्र। पात्र या चरित्र और जो चौथा है वह है वातावरण। वातावरण और जो पांचवा है वह है भाषा शैली। भाषा शैली और देखिए जो छठा है वह है संवाद या कथोपकथन भी बोल सकते हैं। कथोपकथन, संवाद या कथोपकथन, ये पांचवा हो गया। ये कुल मिला के 6 तत्व हैं कहानी के। अब देखिए हम लोग एक एक समझते हैं। देखिए उद्देश्य का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। देखिए उद्देश्य का यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा मतलब विचारधारा से हुआ। उद्देश्य का यहाँ पे मतलब विचारधारा से, विचारधारा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लेखक का क्या उद्देश्य है, लेखक का क्या उद्देश्य है रचना लिखने का। अर्थात जैसे मान लीजिए कि लेखक समाज को क्या संकेत देना चाहता है, लेखक पाठक के मतलब पाठक को क्या बताना चाहता है, लेखक मतलब कि कोई भी रचना लिखने का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे सिर्फ उद्देश्य का मतलब ये हुआ। ऐसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान लीजिए प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी कहानी को लिखा है, तो उसके माध्यम से वो समाज को या पाठक को क्या बताना चाह रहे हैं, कि वो पाठक को क्या बताना चाह रहे हैं, वो पाठक के चेतना में क्या बैठाना चाह रहे हैं। एक अच्छा साहित्य क्या हुआ, देखिए एक वाक्य पे आप लोग ध्यान दीजिए कि एक अच्छा साहित्य वह है कि जिसे पाठक पढ़ने से पहले वैसा ना जिसे पाठक पढ़ने से पहले वैसा ना रह जाए जिसे वह ठीक उस कहानी को पढ़ने से पहले था। अर्थात पाठक कहानी को पढ़ने के बाद उसका जो स्तर है कहानी से पढ़ने से पहले जो था और पढ़ने के बाद का जो स्तर है वो थोड़ा उच्च हो जाए, मतलब अच्छा हो जाए, तभी वो एक अच्छा साहित्य कहलाता है। साहित्य का मतलब क्या हुआ, साहित्य जिसमें समाज की व्यापक हित की भावना हो, मतलब समाज की व्यापक हित जिसमें भावना हो। तो बूढ़ी काकी को मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद आप लोग के प्रति जो है मतलब आप लोग के जो दादा दादी होंगे उनके प्रति जितना भी आप लोग का अच्छा व्यवहार होगा, बूढ़ी काकी पढ़ने के बाद उससे भी अच्छा व्यवहार हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो यह उद्देश्य मतलब क्या है लेखक की, मतलब बता दिए ना कि जैसे बूढ़ी काकी पढ़ने के बाद आप लोग के दादा के प्रति जितना भी मतलब व्यवहार था, अच्छा जितना भी संबंध था, उसको पढ़ने के बाद उससे भी और अच्छा हो जाएगा। तो यह मतलब उद्देश्य है लेखक का कि मतलब क्या है उद्देश्य, मतलब लिखने का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं समाज को, मतलब जिसमें समाज को मतलब एक मतलब समाज की मतलब व्यापक इतनी मतलब भावना होनी चाहिए। मतलब उद्देश्य क्या है लेखक का लिखने का, मतलब समाज के एक मतलब अच्छाई, मतलब समाज को क्या अच्छाई देना चाह रहे हैं, मतलब अपने विचारधारा के माध्यम से लेखक समाज को क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये उद्देश्य हो गया कि उद्देश्य क्या है उनका, वो समाज को क्या बताना चाह रहे हैं। तो उद्देश्य में ये हो गया विचारधारा, उनका विचार, वो क्या विचारधारा स्थापित करना चाह रहे हैं लेखक अपना, वो अपने मतलब विचारधारा के माध्यम से पाठक के चेतना में क्या बैठाना चाह रहे हैं, पाठक को क्या बताना चाह रहे हैं। ये हो गया उद्देश्य कि लेखक को लिखने का क्या उद्देश्य है। और जो दूसरा है तत्व में, कहानी के तत्व में, वो है कथानक और कथा वस्तु। अब देखिए कथानक और कथा वस्तु में, देखिए कथा वस्तु का सीधा सा मतलब हुआ कि विश्वसनीय होना चाहिए। मतलब कोई भी कहानी को पढ़ के मतलब ये ना लगे कि मतलब ऐसे ही है, मतलब उसको पढ़ के लगे कि हाँ कि ऐसा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विश्वसनीय होना चाहिए, पढ़ के विश्वास हो कि हाँ ये रियल में ऐसे होता है। अब देखिए
कथानक का मतलब ये हुआ यहाँ पे, कथानक का मतलब कि मतलब कसाव होना चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए। अर्थात कहानी में जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ना तो गति ज्यादा होनी चाहिए और ना तो गति मतलब तेज होनी चाहिए और ना ही विराम ज्यादा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम लोग अगर उसमें अगर गति बहुत स्लो है, बहुत कम है, बहुत स्लो है, उसको पढ़ते हुए मतलब पाठक को नींद नहीं आनी चाहिए। ये नहीं उसको पढ़ने के बाद नींद आने लगे, मतलब उसमें गति बहुत स्लो है, या फिर मतलब इतना तेज भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कथानक का कि मतलब गति मतलब ना तेज होना चाहिए, ना कम होना चाहिए और ना बिखराव नहीं होना चाहिए, और उसमें अनावश्यक वर्णन भी नहीं होना चाहिए, अनावश्यक पात्र भी नहीं होने चाहिए। तो कथानक का मतलब ये हुआ कि उसमें कसाव होना चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए, मतलब सहज होना चाहिए। तो ये हो गया कथानक का मतलब। अब देखिए पात्र, देखिए पात्र का यहाँ सीधा सा मतलब ये हुआ कि पात्र असली होने चाहिए, पात्र असली होने चाहिए, असली मतलब स्वाभाविक होने चाहिए। अर्थात जैसे जैसे मतलब कि मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई है, वो सब मतलब ऐसे पढ़ के लगना चाहिए कि स्वाभाविक है, तो पात्र स्वाभाविक होने चाहिए। और जैसे मान लीजिए ये अनुपात भी होना चाहिए, जिससे नायक और खलनायक के बीच जो एक अनुपात होता है वो अनुपात बना रहे। जैसे कि नायक के बीच अच्छाई अधिक होना चाहिए और खलनायक के बीच बुराई अधिक होना चाहिए, तो ये अनुपात भी बना होना चाहिए पात्र के बीच। अब देखिए जो है वातावरण, अब देखिए चौथा वातावरण है। वातावरण का यहाँ सीधा सा मतलब यह है कि पाठक पढ़ के उस माहौल में, उस परिवेश में, उस वातावरण में ऐसे खो जाए कि उससे लगे ही ना कि वह कहानी मतलब पढ़ रहा है। मतलब उस वातावरण में वो ऐसा खो जाए, आसपास क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है उससे मतलब ही ना हो, मतलब वो उस वातावरण में ऐसे मतलब खो जाए उस परिवेश में कि वह मतलब आसपास क्या रहा हो उसे कुछ पता ही ना हो, उसमें वो ऐसा डूब जाए, जैसे आप लोग कहते हैं ना माहौल बना दियो। अर्थात उस माहौल में पाठक ऐसा डूब जाए कि आसपास क्या हो रहा है उसे पता ही ना चले। अब देखिए जो चौथा है वो, सॉरी चौथा बता दिए वातावरण, अब जो पांचवा है वह है भाषा शैली। देखिए इसको आप लोग वातावरण भी समझ गए, पात्र भी समझ गए। अब देखिए भाषा शैली में सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिए, भाषा शैली देखिए, भाषा शैली में सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए आप लोग, एक कीवर्ड ध्यान रखिए भाषा शैली में। देखिए यहाँ समझिए भाषा शैली, देखिए भाषा शैली में कीवर्ड आप लोग को बता रहे हैं पात्रानुकूल। देखिए पात्रानुकूल, देखिए पात्र अनुकूल होना चाहिए। अर्थात भाषा शैली जो होनी चाहिए वो पात्र अनुकूल होना चाहिए, अर्थात पात्र जिस भी स्थान या जिस भी समाज का हो उसके अनुकूल होना चाहिए। ये कीवर्ड है, आप सिर्फ इतना याद रखिए भाषा शैली में मतलब पात्र अनुकूल भाषा शैली होनी चाहिए। अब देखिए जो हमारा छठा है लास्ट वो है संवाद या कथोपकथन। कथोपकथन, अब देखिए कथोपकथन, संवाद या कथोपकथन, छठा है संवाद या कथोपकथन। अर्थात संवाद सीधे चरित्रों के माध्यम से करानी चाहिए, जो संवाद होनी चाहिए कहानी में वो चरित्रों के माध्यम से होनी चाहिए, सीधी बात होनी चाहिए, मतलब चरित्रों के माध्यम से सीधी बात होनी चाहिए, पात्र के माध्यम से सीधी बात होनी चाहिए, ताकि पाठक को पढ़ के ये फील हो कि उसके सामने ये बात हो रहा है। संवाद का मतलब आप लोग समझ गए ना कि संवाद ऐसे होना चाहिए कि पात्रों का मतलब पात्र जो है पात्रों का सीधा मतलब सीधी बातचीत होनी चाहिए, ताकि पाठक जब पढ़े तो उसे ऐसा फील हो कि उसके सामने मतलब बात हो रहा है, ऐसा पढ़ के फील होना चाहिए पाठक को। इसलिए संवाद में चरित्रों के माध्यम से संवाद सीधी होनी चाहिए, मतलब एकदम सीधी बात हो, पात्र या चरित्रों के माध्यम से सीधी बात होनी चाहिए, ताकि पाठक को ताकि पाठक को पढ़ के ऐसा फील हो कि पाठक के सामने ही बात का संवाद हो रहा है। ये हो गए कहानी के पूरे 6 तत्व जो कि आप लोग को बता दिए पूरे अच्छे से। उद्देश्य क्या है, कथानक और कथा वस्तु क्या है, पात्र क्या है, वातावरण क्या है, भाषा शैली क्या है, सब कुछ बता दिए। संवाद, कथोपकथन,